हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों के एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का हेडिंग है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर्स और फैब्रिक की इसमें पूरी स्टोरी समझाई गई है। साथ ही साथ फाइबर्स हमें कहाँ से मिलता है, उसका जो मेन सोर्स है, खास करके देखो फाइबर जो होता है ना, दो चीज़ों से मिलता है। एक तो उसका सोर्स होता है एनिमल और दूसरा होता है प्लांट। तो यहाँ पे हम लोगों को मुख्य रूप से प्लांट सोर्स के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ स्टोरी ऑफ फाइबर के बारे में भी हम लोग समझेंगे। चलो अब हम लोग एक एक लाइन करके समझना शुरू करते हैं। आप लोग लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कमेंट तो बिल्कुल करेंगे ताकि हम लोग वीडियो में और सुधार कर सकें। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया गया है इसमें। पहेली एंड वूजो won द फर्स्ट प्राइज इन अ स्कूल क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। जो पहेली और बूझो है ना, उनके स्कूल में एक क्विज कंपटीशन हुआ है, उसमें इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है मेरे प्यारे बच्चों। दे वे आर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। जो प्राइज में उन लोगों को पैसा मिला है ना, उससे वे अपने पेरेंट्स के लिए कपड़ा खरीदना चाहते हैं। वेन दे सॉ अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। जब वे बाजार गए और वहां पे जाने के बाद उन्होंने विभिन्न प्रकार के कपड़ों को देखा तो वे क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। आप लोग भी जब अपने मम्मी पापा के साथ मार्केट जाते होंगे और डिफरेंट टाइप्स के क्या देखते होंगे, डिफरेंट टाइप्स के कपड़ों को देखते होंगे, तो आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। ये देखो दिखाया गया है फिगर 3.1 में। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्ड दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक्स वेयर कॉटन एंड सम वेयर सिंथेटिक। तब शॉपकीपर जो था, जो दुकानदार था, बच्चों को बताता है कि देखिए इसमें दो तरह के कपड़े हैं मेरे पास। कुछ कपड़े जो हैं, कुछ कपड़े कॉटन के बने हुए हैं, कॉटन के, और कुछ कपड़े जो मेरे पास हैं वे सिंथेटिक हैं। सिंथेटिक कहने का तात्पर्य है जिनको क्या बनाया गया है, ह्यूमन एफर्ट से तैयार किया गया है इसके रेशों को फैक्ट्री में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर्स एंड सॉल्स। जो दुकानदार था उसके पास वुलन मतलब ऊन का बना हुआ कुछ मफलर और साल भी था। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और उसके पास सिल्क से बनी हुई कुछ साड़ियां भी थी। यहाँ पे जितनी भी चीजों का नाम लिखा जा रहा है, वुलन हो गया, सिल्क हो गया, अपने मम्मी से आप बोलेंगे या बोलेंगे जो बच्चे होंगे या पापा से कि ये सब जो लिखा हुआ है, कॉटन हो गया, वुलन हो गया, सिंथेटिक हो गया, सिल्क हो गया, इन सारे कपड़ों को मुझे दिखाइए। आगे देखिए क्या बताया गया है। एज वेल पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। और पहेली और बूझो के मन में बहुत उत्सुकता आने लगा। अभी आप लोग जब सुन रहे होंगे तो आप लोगों के मन में भी उत्सुकता आ रहा होगा कि वाह कितना वेराइटी होता है कपड़े में, हम लोग तो सिर्फ कपड़ा पहन लेते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। अब उन्होंने हाथों से कपड़ों को छुआ और छूने के बाद अनुभव किया कि आखिर ये इसके जो जिस प्रकार के कपड़ों से बना है इसके फैब्रिक्स कैसे हैं। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और लास्ट में उन्होंने क्या खरीदा, उन्होंने एक वुलन ऊन से बना हुआ मफलर खरीदा और साथ ही साथ एक कॉटन का साड़ी। चलो आगे देखो क्या बताया गया है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। अब देखो जब उन्होंने वे कपड़े की दुकान से वापस लौटे तो उन लोगों को जानकारी हो गया था कि कपड़े का जो फैब्रिक होता है विभिन्न प्रकार का होता है, उसका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। अब वे क्या करने लगे, अब वे उनके आसपास में जितना भी कपड़ा पहन के लोग घूम रहे थे, वो जितने प्रकार के कपड़ों को उन्होंने देखा उसके क्या करने लगे, अब फैब्रिक को वे नोटिस करना शुरू कर दिए। दे फाउंड दैट बेड शीट्स ब्लैंकेट्स। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि जो बेडशीट है, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवेल्स हैं एंड डस्टर्स वी आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तब उनको समझ में आने लगा कि घर में यूज होने वाले डिफरेंट आइटम्स जो होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के यूज के लिए जो कपड़े होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं। कर्टन्स अलग तरह के कपड़ों से बनता है, टेबल क्लॉथ्स अलग तरह के फैब्रिक से, टॉवेल अलग तरह के फैब्रिक से। तब उन्हें यह बात समझ में आना शुरू हुआ। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वे आर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ द फैब्रिक। और बाद में उन्होंने देखा कि जो उनका स्कूल बैग था जिसे लेकर के वे प्रत्येक दिन स्कूल जा रहे थे, और साथ ही साथ जो उनका गनी बैग था वो भी अलग तरह के फैब्रिक से बना हुआ था। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब वे जो बच्चे थे
वे क्या करने लगे, जितने भी कपड़े उन्हें दिख रहा था उसको वे अलग अलग भागों में बांट रहे थे कि उसमें से कौन कॉटन का बना हुआ है, उसमें से कौन ऊल का बना हुआ है, उसमें से कौन सिल्क का बना हुआ है और कौन सिंथेटिक कपड़े हैं। क्लियर है यहां तक मेरे प्यारे बच्चों? कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हैं? अगर नहीं पहचान पा रहे मेरे प्यारे बच्चों तो आप अपने मम्मी से या पिताजी से पूछेंगे और कपड़े को छू करके देखेंगे कि कौन कॉटन का है, कौन वूलन है, कौन सिल्क है और कौन सा कपड़ा सिंथेटिक है। यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोगों के पास है नाउ वी हैव 3.1 हेडिंग। व्हाट इज हियर? वैरायटी इन फैब्रिक्स, की फैब्रिक्स में कितने सारे वैरायटीज होते हैं। इससे पहले चलो अब हम लोग देखते हैं एक एक्टिविटी। एक्टिविटी 1 है यहाँ पे, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। आप लोगों को क्या करना है, अपने आसपास किसी टेलरिंग शॉप के पास जाना है, मतलब जो दर्जी होते हैं ना, कपड़ा सीने वाले टेलर्स, उनके पास जाना है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जब वे कपड़े की सिलाई करते हैं तो आफ्टर स्टिचिंग क्या होता है, कुछ फैब्रिक जो है बच जाता है, तो वे उसको एक जगह पे जमा करके स्टोर करके रखते हैं बाद में किसी किसी चीज़ में यूज के लिए। तो आप उनके पास जाएंगे और उस तरह के फैब्रिक्स को देखेंगे। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और उनसे कुछ तरह का फैब्रिक मांग लीजिए और उसको क्या कीजिए, टच करके आप लोग फील कर सकते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा है और फैब्रिक कैसा है ना। नाउ ट्राई टू लेवल some of the fabrics as cotton, silk, wool और synthetic after asking for help from the tailor। और आप क्या कर सकते हैं, वहां पे टेलर से आप हेल्प मांग सकते हैं, मदद मांग सकते हैं कि भाई साहब, टेलर भाई साहब, आप क्या, या फिर अंकल जी जिस उम्र के होंगे, क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि इसमें से कौन सा कपड़ा कॉटन है। ठीक है, कॉटन को हम लोग सूती कपड़ा भी बोलते हैं। कौन सा कपड़ा सिल्क है, कौन सा कपड़ा वूलन है, मतलब ऊल का बना हुआ है, ऊन, ऊल को हम लोग हिंदी में ऊन से बोलते हैं। तो अगर आपके अगल बगल के लोग वूलन नहीं समझ पा रहे तो आप उनको ऊन समझाएंगे। और इसमें से कौन सा कपड़ा सिंथेटिक है, तो आपको वो जो टेलर साहब होंगे वो आपको सारा चीज समझा देंगे। इन लार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ द फैब्रिक। देखो यहाँ पे 3.2 में एक फैब्रिक का, जब आप लोग शर्ट वगैरह सिलाने के लिए, जब आपके पिताजी या पैंट वगैरह सिलाने के लिए इस तरह का कपड़ा लेकर के आते होंगे, या फिर जो आपका पिल्लो का कवर होगा उसमें भी आप देखते होंगे इस तरह का फैब्रिक यूज किया जाता है। चलो आगे देखो क्या बताया गया है। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या अब आप लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये जो फैब्रिक हैं, ये जो फैब्रिक इतने तरह के हैं, ये किस चीज के बने होते हैं? फैब्रिक्स आर मेड ऑफ ना, किस चीज के बने होते हैं? When you look at any fabric, it seems a continuous piece। जब आप किसी फैब्रिक को देखेंगे तो देखेंगे कि वो कंटिन्यूअस पीस है, उसमें तो कहीं से कुछ भी दिख नहीं रहा है भाई। नाउ लुक एट इट क्लोजली, लेकिन आप उसको बहुत क्लोजली, बहुत ध्यान से जब देखेंगे, व्हाट डू यू नोटिस, तो आप उसमें क्या नोटिस करते हैं? फिगर आप लोगों को 3.2 देखना है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फैब्रिक है इसमें देख रहे हैं ना, एक क्या हो रहा है, एक यहां से यहां तक ऐसे आ रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है। तो इस तरह से आप वहां पे बना हुआ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है एक पार्टिकुलर नाम है, अभी इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे कि क्या बताया गया है। देखो कहता है सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में जो आप लोगों ने कॉटन फैब्रिक को लिया है, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और yarn at one of the edge and pull it out। अब देखो जो मैंने फिगर में यहाँ पे दिखाया, जो एक एक देख रहे हैं ना, एक ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, इसको हम लोग किसको नाम से जानते हैं? इसको हम लोग थ्रेड के नाम से जानते हैं या फिर यार्न के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो आप लोग ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेज एंड पुल इट आउट। और आपको क्या करना है, इसको आपको बाहर खींच के देखना है। फिगर 3.3 में इसको दिखाया गया है। इफ नो लूज, अगर मान लीजिए कि कोई जो है लूज धागा आपको नहीं दिखता है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है, फैब्रिक है। इस फैब्रिक से ये जो बच्चा है क्या कर रहा है, इसका एक धागे को बाहर खींच करके देख रहा है, वन यार्न को। क्लियर है? यहाँ तक कह रहा है पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक ना, एक फैब्रिक से ये क्या कर रहा है, एक थ्रेड को बाहर खींच रहा है। अब चलो आगे देखो क्या बताया गया है। Yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or needle। जो एक पिन के सहायता से, आलपिन के सहायता से, सेफ्टी पिन के सहायता से आप उसको क्या कर सकते हैं, बाहर
खींच सकते हैं। वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। अब जो फैब्रिक होते हैं ना वो यार्न के एक टुगेदर एक साथ अरेंज होने के चलते क्या बनते हैं, फैब्रिक का निर्माण होता है। कैसे होता है, मान लो इस तरह से यार्न दिया हुआ है, इस तरह से यार्न है और इसको ऐसे ऐसे जब इसके नीचे से जब पास करते हैं दूसरे यार्न को, दूसरे थ्रेड को, तो इस तरह से किसका निर्माण हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, फैब्रिक का निर्माण हो जाता है। क्लियर है। चलो आगे देखो, What are these yarns made of? अब एक और प्रश्न आता है कि इसमें से जब ये फैब्रिक में से एक को हम लोग बाहर निकाले थे, एक मिनट थोड़ा सा इसको रोक लेते हैं, इस फैब्रिक में से जब हम लोग एक पीस को बाहर निकाले थे इस तरह से, तो इसका नाम हम लोग दिए थे थ्रेड। अब मेरे प्यारे बच्चों जो ये थ्रेड है, ये थ्रेड या यार्न जो है, ये यार्न किस चीज का बना होता है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, तो आगे हम लोग समझेंगे कि ये जो यार्न भी है ना ये किस चीज से बना होता है। चलो आगे देखते हैं। कहता है एक्टिविटी 3 है हमारे पास, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन फैब्रिक से क्या लेना है, एक यार्न को, मतलब एक थ्रेड को आपको बाहर कर लेना है, ठीक है। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, और उसके बाद उस यार्न को आपको टेबल पे रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, और अपने थंब से ऐसे करके यार्न को प्रेस करना है, ऐसे ऐसे करना है, या थंब से मत कीजिएगा, हो सकता है नेल में आपको चोट आ जाए, तो आप किसी शार्प चीज से इस तरह से ऐसे उसको खुरचने जैसा करेंगे, ठीक है, स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4। देखो यहाँ पे बच्चा जिस तरह से स्क्रैच कर रहा है ना, इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, स्क्रैच करना है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू 3 स्ट्रैंड्स। तो क्या होगा जब इस तरह से आप मेरे प्यारे बच्चों स्क्रैच करेंगे ना, तो ये जो एक यार्न है, एक थ्रेड है, ये क्या हो जाएगा, इस तरह से देखोगे इसमें से आपको निकला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिटिंग द यार्न इनटू द थीन स्ट्रैंड्स। ये क्या है, दीज आर थीन स्ट्रैंड्स ना। यहां तक क्लियर है, यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। तो इस तरह से ये थीन स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ना। अब देखो आगे क्या तुम लोगों को बताया गया है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। जब आप लोग क्या करते हैं, सुई में एक धागे को, मतलब एक नीडल में जब थ्रेड को क्या करते हैं, क्रॉस कराने का, घुसाने का जब कोशिश करते हैं, उस समय क्या होता है, उसके देखेंगे कि एक धागा क्या होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट हो जाता है। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थीन स्ट्रैंड्स। तो उस समय आप देखते हैं कि जो एक क्या होता है, थ्रेड होता है, उसका एक किनारा जो है वो स्प्रेड हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करें, थ्रेड को जब हम लोग सुई के अंदर भीतर, देखो जब इस तरह से क्या होता है, एक नीडल बना हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोगों को समझाते हैं प्यारे बच्चों। देखिए मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक क्या है, इस तरह से एक नीडल है, और इसमें अब हम लोग जब हम लोग किसी धागा को जब घुसाते हैं तो इसमें इस तरह से क्या हो जाता है, थ्रेड स्प्लिट हो जाता है, तो वो धागा ठीक से घुस नहीं पाता है। तो यही बात यहाँ पे आप लोगों को बताई गई है। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। द थीन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थीनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, जो थीन स्ट्रैंड होते हैं वो और भी थीनर स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फाइबर्स के नाम से जानते हैं। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या बात बताया जा रहा है तुम लोगों को। देखो जैसे मान लो हम लोगों के पास एक है दिया हुआ फैब्रिक, क्या दिया हुआ है, इस तरह से जब हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड्स को आपस में जब ऐसे उलझा देते हैं तो इससे क्या बनता है, इससे निर्माण होता है फैब्रिक का। किसका होता है भाई, फैब्रिक का मेरे प्यारे बच्चों ना। अब इसमें से एक को जब हम लोग खींचते हैं तो इसको थ्रेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। अब देखो ये जो थ्रेड है, जब यहां पे एक थ्रेड निकल गया, हमारे पास एक थ्रेड है, अब इस थ्रेड को हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सेपरेट करेंगे तो एक थ्रेड के किनारे पे हम लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, यहां पे देख रहे हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फाइबर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फाइबर्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। एक मिनट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है चलने में। क्लियर है, यहाँ पे सबको दिख रहा है अच्छे से, इसको हम लोग फाइबर्स के नाम से
जानते हैं। चलो यहां तक समझ में आ गया है। अब देखो आगे तुम लोगों को क्या बताया गया है। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, देखो जो फैब्रिक होते हैं ना, कोई भी कपड़ा किस चीज से मिलकर बना होता है, फैब्रिक मिलकर के बना होता है यार्न से। यार्न को एक और नाम से जाना जाता है, थ्रेड के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? थ्रेड के नाम से। और ये जो यार्न्स हैं, यार्न्स आगे किस चीज से मिलकर बने होते हैं? ये फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं। तो इसको आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इसको क्या करना है? याद रखना है। मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे ना। क्या याद रहे? तो चलो देखो, सबसे पहला नंबर है हमारे पास फैब्रिक। फैब्रिक किस चीज से मिलके बनता है? फैब्रिक मिलके बनता है यार्न से। क्या से? यार्न से। ठीक है, और यार्न्स किस चीज से मिलके बनते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे जो ये हो गया है, ये उल्टा हो गया है, इसको अभी मैं सीधा कर देता हूं ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ सके ना। ये वाला जो है ना, इसको एक्चुअली इधर नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर तरफ का होना चाहिए, ऐसे। क्लियर है? यार्न से। अब देखिए, ये जो यार्न है, यार्न किस चीज से मिलकर बन रहे हैं भाई? ये मिलकर के बन रहे हैं फाइबर से। किससे? फाइबर से। अब क्लियरली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो फाइबर आपस में गुथ जाते हैं तो उससे यार्न मिलता है। अब यार्न जब आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। जैसे यहां पे देखो, ये पतले पतले से क्या हैं? एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों ना, ये दिख रहा है, ये सब क्या है भाई? ये सब फाइबर्स हैं। जैसे कॉटन फाइबर आप लोग देखे होंगे, रुई देखते हैं ना, रुई में पतला पतला एकदम रहता है, महीन महीन धागा, तो उसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। ये जब आपस में मिल जाता है तो ये इससे क्या बनता है? तो इससे बनता है क्या बताओ? इससे तुम्हारा बन जाता है फाइबर। क्या बन जाता है? फाइबर। और फाइबर जब आपस में मिल जाते हैं तो इससे क्या बन जाता है? तो इससे फैब्रिक का निर्माण होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही बात तुम लोगों के बुक में यहां पे समझाया गया है ना। These fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। अब देखो, ये जो फाइबर्स हैं, ये इसके दो सोर्सेज हैं। ठीक है, कहता है द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। या तो ये किससे ऑब्टेन होंगे? या तो ये प्लांट से ऑब्टेन होंगे, या नहीं तो फिर एनिमल से ऑब्टेन होंगे। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनको नेचुरल फाइबर के नाम से जाना जाता है। नेचुरल फाइबर क्यों? नेचुरल कहने का तात्पर्य है कि नेचर हमें ये प्रकृति प्रदान करती है, नेचर से हमें मिलता है। इसको हम लोग नहीं बनाते हैं, ये गॉड के द्वारा, नेचर के द्वारा हम लोगों को मिलता है। कौन कौन सा चीज? पहला है कॉटन, दूसरा जूट, सिल्क और ऊल। ये सब नेचर के द्वारा हम लोगों को मिलता है, इसलिए इसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स के नाम से जानते हैं। आगे देखो, कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब इसको बहुत अच्छे से समझना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया गया है, पहला है कॉटन और दूसरा है जूट। कॉटन और जूट जो है ना, ये जो फाइबर्स हैं इनके, हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। ठीक है। ऊल, अब देखो आगे देखो, ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो कॉटन फाइबर हो गया और साथ ही साथ जूट फाइबर जो है ये हमें मिलता है प्लांट से, ऊल और सिल्क हमें मिलता है एनिमल से। तो ये दो सोर्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। ओके स्टूडेंट, तो क्या होता है? देखो, ये ऊल जो है ना, ऊल किस चीज से ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है फ्लीस ऑफ शीप और गॉट। ये यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि किस चीज के बारे में बताया गया है? ऊल जो है मतलब ऊन, वो हमें मिलता है सीप या गॉट का जो फ्लीस है, मतलब उसका जो रुआ है, बाल है, उससे प्राप्त होता है। क्लियर है? इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। अब देखो, जो रैबिट के हेयर हो गए, साथ ही याक के जो हेयर हो गए और कैमल के हेयर हो गए, इन तीनों चीजों से भी क्या मिलता है? ऊन प्राप्त होता है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। अब देखो, यहाँ पे एक बात चल रही है, किसकी? सिल्क फाइबर की बात चल रही है। ये जो सिल्क फाइबर है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये कोकून से मिलता है। किसके कोकून से? सिल्क वर्म के कोकून से मिलता है। सिल्क वर्म का कोकून इस तरह एग की तरह, मतलब अंडे की तरह दिखाई देने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का? एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ। ये दिख रहा है? तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है व्हाइट कलर का। आगे दिखाया होगा तो मैं उसको आप लोगों को दिखाऊंगा। आगे बताया गया है, फॉर
thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. देखो हजारों सालों तक लोगों को सिंथेटिक मतलब मनुष्य को फाइबर्स बनाना फैक्ट्री में नहीं आता था, वे नेचुरली जो नेचर के द्वारा फाइबर मिलता था ना उसी पे निर्भर थे कपड़ा वगैरह बनाने के लिए. इन द लास्ट 100 years आर सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल. अब देखो ये जो बीता हुआ पिछला 100 साल है उसमें लोग बहुत ज्यादा खोज करने लगे, साइंटिस्ट लोग जो हैं अलग अलग चीजों पे प्रयोग किए, तब जाकर के उन्होंने केमिकल का उपयोग करके कुछ फाइबर बनाया. इसी को तो हम लोग सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. तो ये बात अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे देखो तो बूझो क्या जानना चाह रहा है. अभी जो केमिकल वाला है उस बात को कंटिन्यू करेंगे, पहले बूझो का स्टोरी समझ लेते हैं कि बूझो यहाँ पे क्या जानना चाह रहा है. थोड़ा सा बड़ा कर ले, क्या अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा. देखो तो बूझो क्या पूछ रहा है. बूझो है सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वंस ऑन हियर, दीज वेयर worn by warriors. He wants to know if these are made of some kinds of fibers. अब देखो म्यूजियम में क्या हुआ, बूझो देख रहा है एक तरह का कपड़ा. अब ये क्या है, वॉरियर्स के द्वारा मतलब जो लड़ाकू होते थे ना सेना में, पहले राजा के यहाँ सेना होता था, उसके पास जो उस कपड़े पहनते थे वो किस चीज का, किस प्रकार के फैब्रिक का बना है, ये बूझो जानना चाह रहा है. तो वो भी क्या था, एक तरह के फाइबर से ही बना हुआ होता था. आगे देखो क्या बताया जा रहा है. तो अब होता है कि जो केमिकल का यूज करके बाद में क्या होने लगा, फाइबर बनने लगा. मतलब आज से लगभग 100 साल पीछे, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्स, वो किसी प्लांट और एनिमल सोर्स से नहीं मिल रहे थे बल्कि उसको हम लोग खुद बना रहे थे. और दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. इसलिए इनको कैसा फाइबर कहते हैं हम लोग, इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं. क्लियर है यहाँ तक. सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रिलिक. देखो सिंथेटिक फाइबर के ये 3 एग्जांपल हैं. आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों नाम आराम से लिख देंगे. पहला पॉलिस्टर, दूसरा नाइलॉन, दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाइलॉन, और तीसरा में आप लिख देंगे एक्रिलिक. क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को दिक्कत. आगे देखो सम प्लांट फाइबर्स. अब हम लोग प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं. पहला हम लोगों को जो पढ़ना है दैट इज कॉटन. किसके बारे में पढ़ना है, कॉटन के बारे में. जो घर में रुई आप लोग देखते होंगे ना, कॉटन का रुई, उसी कॉटन की यहाँ पे बात चल रही है. हैव यू एवर मेड विक्स फॉर वाइल लैम्प्स. आपके घर में जब दीपावली के शुभ अवसर पे आप लोगों ने दिया के लिए रुई से क्या बनाया होगा, बाती बनाया होगा. ठीक है, इसको हम लोग विक्स बोलते हैं इंग्लिश में. व्हाट डू यू यूज फॉर मेकिंग दीज विक्स. और ये जो विक्स हैं, जो रुई से बना हुआ क्या है, उसका बत्ती है दीपक के लिए. ठीक है, इसके लिए आप किस चीज का उपयोग करते हैं. दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस. और देखो ये जो कॉटन है ना, कॉटन का उपयोग एक और चीज के लिए किया जाता है, मैट्रेस में भरने के लिए, फीलिंग के लिए. एंड क्वेल्ट्स और पिलोज में, जो आपके घर पे रजाई और तोशक बनता है ना सोने के लिए, जो बिछावन मैट्रेस बनता है, उन सब चीज में भी किस चीज को भरा जाता है, उसमें फिलिंग के लिए यूज किया जाता है. किसका भाई, कॉटन का उपयोग किया जाता है. किसका, कॉटन का. क्लियर है यहां तक. चलो आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एज. और इसको क्या करना है, अलग ले लेना है. किसका बात चल रहा है, कॉटन वूल का. और इसको एक तरफ लेकर के और इसको आपको ध्यान से इसके किनारे को देखना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करते हैं. द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. जो उसमें से एक एक धागे को आप अलग करेंगे ना, वो सब किस चीज क्या है, सब वो सब है कॉटन फाइबर्स मेरे प्यारे बच्चों. क्लियर है यहां तक. आगे देखो, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम. ये जो कॉटन वूल है ये आता कहां से है भाई. तो कहता है इट इज ग्रोन इन फील्ड. इसकी खेती की जाती है. जो किसान होते हैं वो कॉटन क्या करते हैं, कॉटन प्लांट का खेती करते हैं अपने खेतों में. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो कॉटन की खेती होती है ना, वो
कहाँ पे होती है, किस तरह के क्लाइमेट में होती, पहला तो ब्लैक सॉइल में होती है, उसके लिए काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ वार्म क्लाइमेट उसके लिए चाहिए, मतलब थोड़ी गर्मी चाहिए क्लाइमेट में, तभी कॉटन का क्या हो सकता है, खेती हो सकता है, या कॉटन को हम लोग उगा सकते हैं। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, क्या आप कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां पे कॉटन की खेती होती है। आप इसको आराम से ढूंढेंगे और बताएंगे, जैसे एमपी को ले सकते हैं, और साथ ही साथ क्या ले सकते हैं, यूपी को ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप वेस्ट बंगाल को ले सकते हैं, और भी कुछ स्टेट हैं जहां पे कॉटन की खेती होती है। आगे देखो, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन, तो मैंने बता दिया, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। अब देखो, जो कॉटन प्लांट होते हैं उसके फ्रूट्स को हम लोग कॉटन बॉल्स के नाम से जानते हैं। जो कॉटन का प्लांट है उसका जो फ्रूट है, मतलब जो फल है, उसको किसके नाम से हम लोग जानते हैं, उसको कॉटन बॉल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाया गया है कॉटन बॉल, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो फिगर है ना, यहाँ पे कॉटन बॉल आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पे चूंकि क्लियरली आप लोगों को विजिबल नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि ये किस तरह का दिखता है। इस तरह से इसके ऊपर से कुछ गोलाकार ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये कॉटन बॉल दिख रहा होगा, रुई वाला। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आगे समझते हैं कि क्या बताया गया है। तो कॉटन बॉल्स के नाम से इसे जानते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन, और इनका साइज कैसा होता है, एक नींबू के आकार का। आफ्टर मैचरिंग द बॉल्स burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen, और जब क्या होते हैं, जब मैच्योर होते हैं तो ये बर्स्ट मतलब इनका ऊपर का मुंह क्या होता है, खुल जाता है, और उससे कॉटन क्या होता है, बाहर हवा में या तो उड़ने लगता है, या फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं और आगे उसके प्रोसेसिंग के द्वारा उसको हम लोग यूज करते हैं। हैव यू ईवर, आगे बताया गया है, सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग, कभी आप लोगों ने कॉटन फील्ड को देखा है जहां पे कॉटन की खेती होती है, जहां से कॉटन बॉल को निकाला जाता है। वैसे बच्चे जो कॉटन फील्ड जहां जिनके राज्य में कॉटन की खेती होती होगी या उनके गांवों में कॉटन की खेती होगी, तो इसे अवश्य देखे होंगे। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो, पूरा जो फील्ड है ना एकदम व्हाइट कलर का दिखने लगता है कि वहां पे बर्फ पड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत नजारा होता है मेरे प्यारे बच्चों। फिगर 3.6 में भी आप लोगों को मैंने दिखाया। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड, अब जो ये कॉटन बॉल्स होते हैं, मतलब जो कॉटन के फल होते हैं, वहां से जो कॉटन है उसको हाथों से निकाल करके अलग कर लिया जाता है। तो ये कॉटन बॉल्स को आप लोग समझ रहे होंगे, इसको किस चीज से निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पिक किया जाता है हैंड से। ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है तो इसको अभी एक मिनट, अब अच्छा हो गया, ठीक है। तो इसको हाथ से हम लोग निकाल करके क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कॉम्बिंग, और जब कॉटन बॉल से उस रुई को बाहर कर लिया जाता है तो उसके फाइबर्स को कॉम्बिंग प्रोसेस के द्वारा, मतलब कॉम्ब करना मतलब कंघी करना होता है। तो देखो इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है लोहा का, उसके माध्यम से उसको क्या करते हैं, अच्छे से सुलझा लेते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और जो ये फाइबर्स को अलग सुलझाने की जो प्रक्रिया है कॉम्बिंग के द्वारा, इसको हम लोग गिनिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गिनिंग के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों से जब डिफिनीशन इसका लिखने के लिए बोला जाए तो आप लोग कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक डिफिनीशन को अच्छे से लिख लेंगे। अब यहां तक क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहां से करेंगे, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। आगे देखो क्या बताया गया है, आगे कहा जा रहा है, गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, जो गिनिंग है ना वो पारंपरिक तरीके से हाथ से ही किया जाता है। दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, इन दिनों कुछ मशीन्स का भी उपयोग गिनिंग के लिए किया जाने लगा है। आजकल चूंकि टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है, वहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि एक व्यक्ति अभी गिनिंग कैसे कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे जूट के बारे में। जूट भी एक प्लांट फाइबर प्रोवाइड करने वाला प्लांट है। देखो, जूट फाइबर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, जूट फाइबर कहां से प्राप्त होता है, तो जूट प्लांट जो होता है उसके स्टेम से, मतलब उसके तने से प्राप्त होता है ना। तो ये देखो यहां से यहां तक आप लोगों को मैंने अभी समझाया है। इसका आप क्या करेंगे, फिगर को देखेंगे। ये देखिए जूट का जो प्लांट है उसका एक तने का यहाँ पे फोटो दिया गया है।
तो इसे आप समझ सकते हैं ना। आगे देखो कहता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये जो जूट का प्लांट है ना, इसकी खेती रेनी सीजन के दौरान मतलब बरसात के दिनों में किया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। और भारत में जूट की मुख्य रूप से खेती वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में की जाती है। यहां तक क्लियर है। ये 3 राज्य का नाम यहां पे दिया गया है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज। जो जूट का प्लांट होता है उसको जब उसमें फल लगने लगता है तो उस समय क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग मतलब कटाई की जाती है और उसकी कटाई कर ली जाती है। When it is at flowering stage, then stems of the harvested plant are immersed in water for a few days। अब देखो जब इसकी कटाई कर ली जाती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके बाद जो ये तना होता है इसको ले जा करके लोग तालाब में या कहीं नदी में या कुछ भी वहां पे जो पानी का सोर्स हो, वाटर सोर्स, वहां पे उसको गाड़ दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है, ठीक है, पानी के भीतर। ठीक है, तो ये क्या होता है, वहां पे इसका जो स्टेम है वहां पे सड़ता है कुछ दिनों के लिए, उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तो जब स्टेम उसका सड़ जाएगा तो उसके फाइबर्स को आसानी से किसके द्वारा, हाथों से ऐसे खींच खींच करके उसके बार्क को रिमूव कर लिया जाता है। क्लियर है यहां तक? अब आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। जो छिलका होता है, जैसे कोई लकड़ी देखते होंगे ना, तो लकड़ी का छिलका आप लोग स्प्लिट करके निकाल लेते हैं, ठीक इसी तरह से इसके भी छिलके को ऐसे छील छील करके निकाल लिया जाता है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलो आगे थोड़ा सा अब देखते हैं। मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन। अब देखो ये जो कॉटन है ना, ये हैंड से ऐसे ऐसे करके भाई साहब इसको निकाल रहे हैं और इससे क्या बना रहे हैं, यार्न बना रहे हैं। ठीक है, टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। फैब्रिक बनाने से पहले जो फाइबर्स हैं उनको आपस में ऐसे लपेट करके क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है ना। तो यहां पे देखो यही बात यहां से यहां तक दिखाया गया है। हाउ इज इट डन। आखिर ये जो यार्न बनाते हैं ये कैसे बनाया जाता है? तो देखो इसका 2 तरीका है। पहले तो लोग ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से यार्न बनाते थे, लेकिन आजकल इसके लिए मशीन भी अवेलेबल है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न। अब यहाँ पे देखो एक हेडिंग है 3.4, इसमें बताया गया है कि कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे होती है ना। इसको थोड़ा सा समझते हैं आगे चल के। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉटन अपने मम्मी से मांग लीजिए और उसको ऐसे ऐसे हाथ से लपेटते हुए आगे लेकर के जाइए, तो उससे क्या बनेगा, उससे बन जाएगा कॉटन यार्न। एक्टिविटी 4 में बताया गया है होल्ड सम कॉटन ऊल इन वन हैंड। कुछ कॉटन ऊल को आपको एक हाथों में ले लेना है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, कॉटन ऊल को तो ले लिए एक हाथ में, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर। और देखो ये जो उंगली है ना, ये वाला थंब और साथ में 4 फिंगर, इसमें थोड़ा सा कॉटन को ऐसे निकालेंगे और उसके बाद ऐसे 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 उसको करना शुरू करेंगे। थंब एंड 4 फिंगर ऑफ द अदर हैंड। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन बाय कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। आर यू एबल टू मेक अ यार्न। मैंने समझा दिया आप लोगों को। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। देखो किसी भी फाइबर से जो यार्न बनाने की जो प्रक्रिया है ना, प्रोसेस है, उसको स्पिनिंग के नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे कि फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड स्पिनिंग। इसको स्पिनिंग के नाम से जाना जाता है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। देखो जो कॉटन वूल है ना, उसको एक साथ जमा कर लिया जाता है, कॉटन के रुई को, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है, मशीन के सहायता से या हाथ के सहायता से उसको क्या करते हैं, ट्विस्ट किया जाता है, मतलब ऐसे ऐसे लपेटा जाता है ना। दिस ब्रिंग द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म यार्न। और इससे क्या होता है, फाइबर्स एक साथ मिलकर के यार्न का निर्माण करते हैं। तो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। देखो जो सिंपल डिवाइस यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए, उसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड द तकली, और इसको तकली के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी का चरखा तो आप लोग देखे होंगे ना, देखे हैं? तो यहाँ पे महात्मा गांधी भी तकली का उपयोग करते थे। कौन थे? फादर ऑफ आवर नेशन के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता के नाम से। तो उनका जो देखते हैं ना वो चरखा, या फिर नोट पे भी चरखा आप लोग छपा हुआ देखे होंगे। फिगर 3.10 में इसको दिखाया गया है। Another hand operated device used for spinning is
चरखा। देखो एक और जो हैंड स्पिनिंग डिवाइस है उसका नाम है चरखा, जो मैं अभी बता रहा था आप लोगों को, महात्मा गांधी के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा, अरे आगे तो बताया हुआ भी है कि जो चरखा है उसका उपयोग किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा। हमारे राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उनके द्वारा इसे पॉपुलराइज किया गया एज पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और इसका कब, स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट जब भारत में चल रहा था, तो उस समय इसका क्या किया गया था, उपयोग किया गया था। ही इनकरेज्ड पीपुल टू बियर, और उस समय ये जो महात्मा गांधी लीडर थे, भारत के बहुत बड़े नेता थे, तो इन्होंने लोगों को इनकरेज किया, मतलब लोगों को प्रोत्साहित किया। किस तरह का कपड़ा पहनने के लिए इन्होंने प्रोत्साहित किया, क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पून यार्न termed as खादी and sun imported cloth made in the mills of the Britain। अब इन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने, कि आप लोग अपने हाथ से बने हुए कपड़े का प्रयोग कीजिए, खास करके खादी के कपड़े का। किसका किसका बात चल रहा है यहाँ पे, खादी का कपड़ा पहनने के लिए उन्होंने लोगों को कहा। एंड soon imported clothes made in the mills of Britain। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956। अब देखो भारत में ये जो खादी का कपड़ा है ना, इसको पॉपुलराइज करने के लिए क्या उपयोग किया गया, ये जो खादी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब भारत सरकार के द्वारा एक कमीशन का और एक इंडस्ट्रियल कमीशन का निर्माण किया गया, जिसका नाम था खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसको कब लाया गया, 1956 में इसको क्या किया गया, भारत में लागू किया गया। क्लियर है यहां तक। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर देख लिए कि जो कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का गठन हो गया किसमें, 1956 में। आगे कहा गया है स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। बहुत बड़े स्तर पे जब यार्न का स्पिनिंग करना होता है, उसको बनाना होता है धागा फैब्रिक के लिए, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, इसको स्पिनिंग मशीन का उपयोग करके बनाया जाता है। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और जब स्पिनिंग हो जाती है तो उससे यार्न बन जाता है, ठीक है, या थ्रेड बन जाता है, तो उसका उपयोग फिर बाद में किसके लिए किया जाता है भाई, उसका उपयोग किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। तो यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। यार्न टू फैब्रिक, अब हम लोगों को 3.5 पढ़ना है कि यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स, बहुत सारे तरीके हैं जिससे जो है फैब्रिक से यार्न बनाया जा सकता है। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग, लेकिन उसमें से दो मुख्य प्रोसेस है, पहले का नाम है वीविंग और दूसरे का नाम है नीटिंग, ठीक है, वीव करना और नीट करना, दो बात समझ रहे हो तुम लोग। चलो देखो पहला हम लोग वीविंग देखते हैं। इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को ऐसे ऐसे वाला फिगर बना करके दिखाया गया था, उसमें 2 सेट्स थे, एक ऊपर ऊपर से और एक नीचे नीचे से। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जो 2 सेट्स ऑफ यार्न्स है ना, उनको एक साथ अरेंज करने की जो प्रक्रिया है उसको वीविंग के नाम से जाना जाता है। ऐसे 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 वाला जो इसमें ऐसे ऐसे जो फंसाते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, वीविंग के नाम से जानते हैं। इसीलिए मैंने पहले आप लोगों को नाम नहीं बताया था कि आप लोग फिर क्या होगा, कंफ्यूज होने लगेंगे। चलिए आगे देखिए क्या कहा गया है। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप। कुछ पेपर का आप स्ट्रिप बना सकते हैं पतला पतला, और उसको आपस में फंसा करके और उसको क्या कर सकते हैं, वीव कर सकते हैं। हाथ से ऐसे चलाने वाला जो फैन होता है ना, हैंड फैन, उसमें भी देखते होंगे जो बैम्बू स्ट्रिप होता है उसको एक दूसरे के साथ फंसा करके वीव किया हुआ रहता है, जिससे वो क्या बन जाता है, फैन बन जाता है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 5। अब हम लोगों के पास एक्टिविटी 5 है। टेक 2 शीट्स ऑफ द पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। 2 पेपर का शीट लेना है अलग अलग कलर का। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। और उसमें से क्या करना है, आप लोगों को पतला पतला स्ट्रिप इस तरह से पतला पतला स्ट्रिप आप लोगों को काट लेना है। इस तरह का पतला पतला स्ट्रिप आप लोग काट लेंगे और उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या करना है, 30 सेंटीमीटर का आपको इसका विड्थ लेना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, और दोनों शीट को कैसा, आधा मोड़ देना है। और 1 शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द
फिगर, और देखो इस तरह से फिगर के जैसा ऐसे करके और आप लोगों को ऐसे करके इस तरह से वीव करना है। क्लियर है यहां तक? फिगर 3.12a एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b। इस हिसाब से आप लोगों को इसको क्या करना है, वीव करना है। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर 3.12b। आप लोग एक दूसरे में फंसा करके उसको बुनाई करेंगे। फिगर 3.12d shows the pattern after weaving all the strips। देखो जब सारे पैटर्न, जब सारे स्ट्रिप्स को आप वीव कर लेंगे, एक दूसरे में फंसा देंगे, तो कुछ इस तरह का देखना शुरू हो जाएगा। तो यहां तक की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे एक हैंडलूम का फिगर आप लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पे एक महिला जो है ये लूम का उपयोग करके क्या बना रही है, कुछ फैब्रिक्स की बुनाई कर रही है। तो यहाँ पे दिखाया गया है इसको। आगे देखो, इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न आर वुवेन टू मेक अ फैब्रिक। जिस तरह से आप लोगों ने ऊपर में देखा उसी तरह से टू सेट्स की क्या यार्न को एक साथ मिला करके हम लोग किसकी बुनाई कर सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं। द यार्न आर मच थिनर देन योर पेपर स्ट्रिप। अब जो यार्न होते हैं, पेपर स्ट्रिप तो चौड़ा चौड़ा था इसलिए आराम से हो गया, लेकिन जो यार्न होते हैं बहुत पतले होते हैं, मच थिनर होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा भाई, ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। तो उस कंडीशन में जो फैब्रिक्स है उसकी वीविंग किस तरीके से होती है, विद द हेल्प ऑफ लूम्स। जैसा कि ये महिला कर रही है, यहाँ पे देख रहे हैं धागों को ऐसे क्या किया जाता है, पहले खींच लिया जाता है लकड़ी पे ऐसे चढ़ा करके, और उसके बाद एक एक धागा घुसा करके स्ट्रिप को और ऐसे ऐसे फिर सटाया जाता है। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं कि हैंडलूम कैसे कार्य करता है। Now we have figure 3.13. The looms are either hand operated or power operated। दो तरह के लूम्स होते हैं। एक तो पहला हैंड ऑपरेटेड होता है जो पहले के जमाने में ज्यादा यूज होता था। अब क्या होता है, उसके जगह पे पावर ऑपरेटेड लूम्स का उपयोग किया जाता है। यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ वी हैव नीटिंग। वीविंग तो समझ गए, टू सेट्स ऑफ यार्न को आपस में फंसा करके जब कपड़े की बुनाई की जाती है तो उसको हम लोग वीविंग बोलते हैं। अब एक और तरीका है, इसमें क्या है, नीटिंग। ठीक है, नीटिंग में क्या होता है भाई, कहता है हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। आप लोगों ने कभी देखा है कि स्वेटर की बुनाई कैसे होती है? आपकी मम्मी हो सकता है या दीदी स्वेटर की बुनाई करती होंगी। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न, देखो जो वीविंग हो रहा था उसमें दो यार्न्स के सेट को आपस में फंसाया जा रहा था, लेकिन जो नीटिंग हो रहा है, ये नीटिंग में क्या होता है, सिंगल यार्न। यहां किसकी बात हमेशा चलेगी, सिंगल यार्न की बात चलेगी, सिंगल की ना। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो आप लोग होने लगेंगे कंफ्यूज। सिंगल यार्न यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। इसमें सिंगल यार्न का, देखो यहां से एक धागा निकल रहा है ना, यहां से सिर्फ एक ही धागा निकल रहा है और इससे फैब्रिक का निर्माण हो रहा है। लेकिन आप जब यहां पे देखेंगे जो वीविंग वाला प्रोसेस है, इसमें डबल यार्न का उपयोग किया जा रहा है। एक बाएं से, कैसे भाई, कैसे हो रहा है, देखिए इसमें इस तरह से दो तरह के यार्न्स को आपस में फंसा करके वीविंग की जा रही है। जबकि जब नीटिंग होगा, मतलब स्वेटर की जैसे बुनाई होती है तो नीटिंग के द्वारा होती है। तो देखिए नीटिंग में सिर्फ एक ही धागा का उपयोग किया जाता है। ये दोनों में मुख्य अंतर है, इसको समझना है। यूज्ड टू मेक अ पीस, आगे देखो, ऑफ फैब्रिक। फिगर 3.14 में ये दिखाया गया था जो मैंने अभी आपको दिखाया। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। कभी आपका जो मोजा है या फिर जुराब है जो खराब हो जाता है, तो कभी उसमें से आप धागा को बाहर निकाल करके देखें, वो पूरा का पूरा धागा निकल जाएगा। What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled। और जब फैब्रिक को ऐसे ऐसे धागा को खींचते जाओगे तो पूरा धागा निकल जाएगा। स्वेटर में भी ऐसा ही होता है। Socks and many other clothes items are made of knitted fabrics। बहुत सारे जो हम लोग कपड़ों को पहनते हैं वो नीटेड फैब्रिक से बनता है, उसकी बुनाई की जाती है। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नीटिंग दो तरीके से होता है, या तो उसकी वो हैंड के द्वारा नीटिंग किया जाता है या फिर किसके द्वारा, मशीन्स के द्वारा नीटिंग की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। कहता है पहली वॉन्ट्स टू नो इफ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। आप लोग कभी नारियल का पानी पिए होंगे तो उसमें से जो ऊपर का छिलका निकाला जाता है, वहां पे देखे होंगे कि उसमें रेशा होता है, फाइबर्स होते हैं।
आखिर उस फाइबर का क्या यूज होता है, कभी आप लोग सोचे हैं? तो उससे जनरली क्या बनता है, नारियल का रस्सी मतलब कोकोनट फाइबर्स का यूज करके रोप का निर्माण किया जाता है। वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। वीविंग और निटिंग का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, जिनका बाद में डिफरेंट टाइप के क्लोथिंग आइटम्स के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखो हमारे पास है 3.6, यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। जो क्लोथिंग मटेरियल्स हैं इनका क्या इतिहास है, क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में समझो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लॉथ्स? आखिर पुराने जमाने में किस चीज का उपयोग लोग कपड़े के रूप में करते थे? इट appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves। जो पुराना समय था ना, पुराने समय में लोग क्या करते थे, या तो पेड़ के जो बड़े बड़े पत्ती होते हैं उसको अपने चारों तरफ लपेट करके कपड़े की तरह उपयोग में लेते थे, या फिर जानवरों का जो खाल होता है, चमड़ा, उसका उपयोग करते थे वे कपड़े के लिए। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, और जब लोगों ने खेती बाड़ी करना सीख लिया तब वे साथ साथ एक साथ रहना शुरू कर दिए। अब उसके बाद क्या हुआ, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। उसके बाद उन्होंने लंबे लंबे घासों को, स्ट्रो का क्या वीविंग करना सीख गए और उसी का वो मैट्स वगैरह बनाने लगे और उसी का उपयोग बाद में वे करने लगे। वाइन्स एनिमल फ्लेस और हेयर वे आर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, ठीक है। और बाद में क्या हुआ, जो एनिमल का फ्लेस था या हेयर था उसको ट्विस्ट करके और लॉन्ग स्ट्रैंड बनाने उन्होंने सीख लिया। दिस वी आर वुवेन इनटू फैब्रिक्स, और बाद में उसको फैब्रिक के रूप में तैयार किया जाने लगा। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा। अब देखो जो अर्ली इंडियंस थे, पहले वाले जो भारतीय थे, खास करके जो गंगा नदी के किनारे पे निवास करने वाले लोग थे, वे कॉटन से निर्मित फैब्रिक से कपड़ा बनाना सीख लिया उन्होंने। क्या होता है भाई, अब देखो कॉटन की कहानी थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं चूंकि नीचे में पढ़ रहा है। सबसे पहले कॉटन रोल होता है, उसका गिनिंग किया जाता है, तो जब गिनिंग करेंगे तो उसका फाइबर अलग हो जाएगा, उसका जब बुनाई करेंगे, स्पिनिंग करेंगे तो उससे यार्न बन जाएगा, और यार्न से बाद में क्या होता है, या तो नीटिंग प्रोसेस के द्वारा या फिर वीविंग प्रोसेस के द्वारा फैब्रिक मतलब कपड़ा का निर्माण किया जाता है। अब आगे देखो, इज ऑल्सो ए प्लांट एंड गिव्स नेचुरल फाइबर्स। यहाँ पे एक चीज समझाया गया है, फ्लैक्स का बात चल रहा है। हम लोग अभी तक कॉटन के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लियर है यहाँ तक, जूट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों के पास एक तीसरा प्लांट है जिसके बारे में भी आप लोगों को जानना है, उसका नाम है फ्लैक्स। अब इसको भूल नहीं जाइएगा, थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग भूले नहीं, इसको एकदम ध्यान से आप लोग देखेंगे और इसको याद रखेंगे। व्हाट इज रिटन हियर, फ्लैक्स लिखा हुआ है ना। अब हम लोग फ्लैक्स प्लांट की बात कर रहे हैं कि उसका क्या उपयोगिता है। चलो देखो यहाँ पे शुरुआत हो रहा है इसका भाई। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स भी एक तरह का प्लांट है जो हम लोगों को नेचुरल फाइबर देता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा चूंकि नीचे छुपा हुआ रह जाता है और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जो एंशिएंट समय था, प्राचीन समय में, इजिप्ट नाम का एक देश है, वहां पे जो लोग हैं जो खास करके नील नदी के किनारे पे रहते थे, नील रिवर के बैंक पे रहते थे किनारे पे, वे कॉटन और फ्लैक्स से बने हुए कपड़े का उपयोग करते थे और कॉटन और फ्लैक्स का कल्टीवेशन करते थे। क्लियर है यहां तक। चलो आगे देखो, आगे समझाया गया है, इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। लोग उस समय कपड़े का सिलाई करना नहीं जानते थे, उनको स्टिचिंग का नॉलेज नहीं था। पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड देयर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। वे सिंपली क्या करते थे, जब कोई फैब्रिक बन जाता था तो जैसे धोती होता है ना, गांव पे आप लोग देखे होंगे, या फिर लंबा सा जो चादर होता है उसको सीधा सा वो अपने बॉडी के चारों तरफ लपेट लेते थे, रैप कर लेते थे, ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वे आर यूज्ड, ठीक है, विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल। और बाद में क्या हुआ, जो सिलाई करने वाला जो नीडल है मतलब सुई है, उसकी खोज हो गई। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ्स। तब लोगों ने
वो जो कपड़ा था, फैब्रिक जो था, उसको क्या किए, उसका सिलाई करके और अपना जो कपड़ा था पहनने वाला उसको बनाना सीख गए। Stitched clothes have gone through many variations since this invention। और उसके बाद लोग अलग अलग प्रकार के कपड़ों को क्या करने लगे, सिलाई करने लगे। और आज तो देखते ही हैं कितने तरह का कपड़ा लोग पहनते हैं। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टार्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। फिर भी आज भी हम लोग बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो जिनकी सिलाई नहीं होती है और उसको लोग पहनते हैं, जैसे साड़ी हो गया, धोती हो गया, टर्बन जो माथे पे जो पंजाबी भाई लोग बांधते हैं ऊपर में, तो वो हो गया। तो इस तरह का चीज अभी भी जो है लोग क्या करते हैं, बिना सिला हुआ ही उपयोग में लाते हैं। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। जैसा कि लोग भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग वेराइटी के फूड खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक इसी तरह से अलग अलग जगह के अलग अलग राज्यों के लोग जो हैं अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। कहीं पे धोती कुर्ता फेमस है तो कहीं पे लोग कोट पैंट पहनते हैं, कहीं पे लोग जो है ऊपर में शर्ट जैसा ऐसे पहनते हैं, नीचे लुंगी पहनते हैं। तो इस तरह से भारत के अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का कपड़ा फेमस है। और यहाँ पे देखिए ये बूझो और पहेली हैं, ये आप लोगों को कुछ दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और पुष्पेंद्र सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।